सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सरकारी राज्य व्यवस्था या निजी व्यवस्था। यानी कि भारत में जो दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है, यानी कि संसार में सभी स्थानों पर दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। पहली होती है सरकारी राज्य व्यवस्था और दूसरी होती है निजी व्यवस्था। जब आप इन दोनों विषयों को समझने का प्रयास करते हैं तभी आपको समझ आएगा कि भारत में ये जो उथल पुथल हो रही है, जो अन्याय अन्याय हो रहा है, जो सत्य असत्य हो रहा है, जो धर्म अधर्म हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है। यदि आपने इस छोटे से विषय को समझ लिया है तो आशा करता हूँ आप इस सभी समस्याओं को समझ जाएंगे। आइए आरंभ करते हैं अपना विषय। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वैदिक कक्षा है इसका अर्थ है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि विषयों के बारे में जानकारी देना। संसार में जितने भी विषय हैं जो विद्या के होते हैं, सत्य के होते हैं, न्याय के होते हैं, वह सब वेद कहलाते हैं। इसलिए उन सभी विषयों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में समझाना ही वैदिक कक्षा होती है। वैदिक कक्षा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि एक ग्रंथ में लिखी हुई बातों को बताया जाए, सर्व बातों को सर्व समाज के लिए बताया जाए, उसी को ही वैदिक कक्षा कहा जाता है। आइए उसी विषय पे बात करते हैं सर्वप्रथम भारत के बारे में। भारत में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है, सरकारी राज्य व्यवस्थाएं और निजी व्यवस्थाएं। जब हम आपसे पूछते हैं कि भारत में जो शिक्षा विभाग है, जो रक्षा विभाग है, जो न्याय विभाग है और जो स्वास्थ्य विभाग है, इन चार प्रकार के विभागों को अभी हम लेते हैं और इसमें से हम यातायात का विभाग बंद कर देते हैं। केवल अभी इन चार विभागों के बारे में बात करेंगे। शिक्षा विभाग का अर्थ है जो लोग शिक्षक होते हैं। दूसरा है रक्षा विभाग, रक्षा विभाग में हम केवल पुलिसकर्मी ले रहे हैं। तीसरा है न्याय विभाग, इसके अंदर हम न्यायाधीश ले रहे हैं। चौथा है स्वास्थ्य विभाग, इसके अंदर हम डॉक्टर ले रहे हैं। यदि इन चारों की व्यवस्था भारत में देखी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि भारत का शिक्षा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, इन चारों का जो समाज पर असर पड़ रहा है वह माल 0% पड़ रहा है। यानी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी घटिया है कि वह दिन पर दिन अपने समाज के लोगों को अशिक्षित कर रही है। शिक्षित उसे कहते हैं जो लोग समझदार होते हैं, अशिक्षित उसे कहते हैं जो लोग समझदार नहीं होते। यदि भारत की व्यवस्थाओं को देखा जाए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी थूक देता है, कहीं पर भी मूत देता है, कहीं पर भी बलात्कार कर देता है, कहीं पर भी हत्या कर देता है, कहीं पर भी चोरी कर देता है, कहीं पर भी डकैती कर देता है, कहीं पर भी अनेक प्रकार के अपराधों को कर देता है। यानी कि भारत की में शिक्षा व्यवस्था ठीक कार्य नहीं कर रही है। उसी प्रकार भारत में रक्षा विभाग भी कार्य नहीं कर रहा है, उसी प्रकार भारत में न्याय विभाग भी कार्य नहीं कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी। यदि इन चारों की बात की जाए तो ये 0% काम कर रहे हैं, जबकि ये चारों विभाग राज्य सरकारी राज्य व्यवस्था के अंदर आते हैं। यानी कि यदि ये खराब है, ये घटिया है, तो इसका मतलब होता है कि सरकार जो राज्य चला रही है वह व्यवस्था भी पूरी तरीके से घटिया है। जिस देश की राज्य ही सरकार व्यवस्था खराब हो जाए तो वह धीरे धीरे सरकार पूरा देश गुलाम हो जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये घटिया हो क्यों रही है। जब आपसे पूछा जाए जो यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षा विभाग चला रहे हैं, रक्षा विभाग चला रहे हैं, न्याय विभाग चला रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग चला रहे हैं, अर्थात जो शिक्षक है, पुलिस वाले हैं, न्यायाधीश है और डॉक्टर है, इसको मूल रूप से समझ लीजिए सबसे पहले कि ये जो चारों विभाग हैं अभी हम इसको सरकारी दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि निजी व्यवस्थाएं जो है वह सरकार के अधीन में नहीं होती है। इसलिए निजी व्यवस्थाएं से
सरकारी व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होती और सरकारी व्यवस्थाओं से निजी व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होती। अभी जो हम बात कर रहे हैं शिक्षक की, पुलिस की, न्यायाधीश की और डॉक्टर की, अभी यहाँ पर हम केवल और केवल सरकारी विभाग की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं शिक्षक विभाग के अंदर जो अधिकारी है वह सरकारी नौकरी वाला है, रक्षा विभाग जो पुलिसकर्मी है वह अधिकारी भी सरकारी नौकरी वाला है, न्याय विभाग में जो न्यायाधीश है वह भी सरकारी नौकरी वाला है और स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टर है वह अधिकारी भी सरकारी नौकरी वाला है। लेकिन जब हम इन चारों की व्यवस्थाओं को देखते हैं, चाहे वह आप हॉस्पिटलों में जाके देख लीजिए सरकारी, चाहे वह सरकारी न्यायालय में जाके देख लीजिए, चाहे वह पुलिस थानों में जाके देख लीजिए और चाहे वह सरकारी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में या प्रशिक्षण केंद्रों में जाकर देख लीजिए, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो कुव्यवस्थाएं चल रही है भारत में वह एकदम घटिया चल रही है। इसका कारण क्या है? जो ये अधिकारी है जिसे हम सरकारी अधिकारी कह रहे हैं, इनकी निष्ठा नहीं है, ये सारे के सारे निष्ठाहीन है। इनके निष्ठाहीन होने का कारण क्या है उसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जबकि जो सरकारी अधिकारी है सबसे पहले उसकी निष्ठा समाज के प्रति होनी चाहिए, उस समाज के प्रति होनी चाहिए जिनके पैसों से इनको सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, सैलरी के रूप में और जीविका के रूप में। इसलिए अधिकारियों की पहली ईमानदारी होनी चाहिए कि वह समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति ईमानदार हो। लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो बैठे हुए हैं वह सारे के सारे निष्ठाहीन बेईमान बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं सरकारी राज्य व्यवस्था, तो इसका अर्थ होता है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही व्यवस्थाएं हैं, जिसे हम शिक्षा विभाग कह रहे हैं, रक्षा विभाग कह रहे हैं, न्याय विभाग कह रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं। जो इनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अब यदि पूछा जाए आपसे कि जो इनके अंदर काम करने वाले अधिकारी है और कर्मचारी है, तो आपसे पूछा जाए कि इन सब लोगों के बच्चों को कहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए, तो आपका सबका यही उत्तर आएगा कि इन सब लोगों के बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। जो अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी इस बात को अस्वीकार करता है कि वह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा, सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाएगा, सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में नहीं पढ़ाएगा, तो हम उसकी सरकारी नौकरी को छीन लेंगे। इसलिए क्योंकि वह सरकारी नौकरी कर रहा है जो सरकारी राज्य व्यवस्था के अंदर है। यदि वह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है, सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में नहीं पढ़ा रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि वह सरकार की राज्य व्यवस्था के साथ छल कर रहा है। सरकार की राज्य व्यवस्था के साथ छल करने का अर्थ यह है कि सरकार चुनी गई है प्रजा के द्वारा, जनता के द्वारा, तो वह छल किया जा रहा है जनता के द्वारा, जनता के साथ छल किया जा रहा है। इसलिए जितने भी सरकारी अधिकारी है और सरकारी कर्मचारी है, पहला नियम उन पे ये बनना चाहिए कि आपकी सभी संतानें सरकारी विद्यालयों में पढ़ेगी, सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ेगी और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र प्राप्त करेगी। इसका अर्थ यह है कि वह सरकारी विद्यार्थी कहलाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के प्राप्त हुए सरकारी गवर्नमेंट विद्यार्थी। सरकारी विद्यार्थी यानी कि जो सरकारी विद्यार्थी है केवल और केवल वह ही सरकारी अधिकारियों के बच्चे बनेंगे और जो सरकारी अधिकारी है वह भी सरकारी विद्यार्थी ही बन सकते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है, जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, जो सरकारी विश्वविद्यालय चल रहे हैं और जो सरकारी प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, यह वह तीन व्यवस्थाएं हैं
जो भारत में सरकार के द्वारा चलाई जा रही है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सरकारी विभाग, जिनमें अधिकारी और कर्मचारी है, उनकी संतानों को सरकारी विद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ना अति आवश्यक होना चाहिए। और जो व्यक्ति सरकारी विद्यार्थी होता है, उसी को ही केवल सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इन दो व्यवस्थाओं को जब आप आपस में जोड़ देते हैं, तो भारत की आप सभी समस्याओं को तुरंत पकड़ सकते हैं। अन्यथा जो शिक्षा विभाग की हालत हो रही है घटिया से घटिया, जो पुलिस विभाग की हालत हो रही है घटिया से घटिया, जो न्याय विभाग की हालत हो रही है घटिया से घटिया, और जो स्वास्थ्य विभाग की हालत हो रही है घटिया से घटिया, उसका कारण आप समझ जाएंगे। जैसे कि भारत में निजी व्यवस्थाएं चलती है। निजी व्यवस्था के अंदर निजी विद्यालय होते हैं, निजी विश्वविद्यालय होते हैं और निजी प्रशिक्षण केंद्र होते हैं। इससे जो बच्चे निकलते हैं वे निजी विद्यार्थी होते हैं। निजी विद्यार्थी व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने का पूरा अधिकार है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का पूरा अधिकार है, बड़े बड़े व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब वह निजी विद्यार्थी इन सरकारी डिपार्टमेंट पे जाते हैं, तो वह सबसे पहले क्या नष्ट कर देते हैं, वह सरकारी अधिकारी बन जाते हैं, सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। वह अपनी संतानों को सरकारी विद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में नहीं पढ़ाते। यानी कि वह सरकारी निजी विद्यार्थी सरकारी नौकरी तो चाहता है, लेकिन वह सरकारी व्यवस्था को नहीं चाहता है, क्योंकि उसका मानना यह है कि जो सरकारी व्यवस्थाएं है यह घटिया है। घटिया इसको बनाया तो इन्हीं ही लोगों ने है, इसलिए ये समझना पड़ेगा। जब तक आप इस निजी विद्यार्थियों को सरकारी व्यवस्था से नहीं काटेंगे, तब तक भारत में इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि आप निजी विद्यार्थी को सरकारी व्यवस्था से काट देते हैं और सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों को गवर्नमेंट सरकारी व्यवस्थाओं से जोड़ देते हैं, तभी जाकर आप भारत की समस्याओं को समाधान कर पाएंगे। अन्यथा भारत में जितनी भी बुराई चल रही है, उसका मूल कारण यही है कि सरकारी विभागों पे जितने लोग आज कब्जा करके बैठे हैं, वह सब निजी विद्यार्थी है। वो निजी विद्यार्थी कभी भी सरकार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति ईमानदार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि निजी विद्यार्थी का मूल उद्देश्य यही होता है कि वह धन के पीछे पागल होता है। जो जो व्यक्ति सरकार के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र में विद्या प्राप्त करता है, केवल उन्हीं लोगों को भारत में सरकारी नौकरी मिलने का अधिकार होना चाहिए। और जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, उनकी संतानों में यह आदेश होना चाहिए कि आप अपनी संतानों को सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे। आपका जो इलाज होगा वह सरकारी हॉस्पिटलों में होगा। आपका जो विभाग, न्याय विभाग होगा, वह सरकारी न्यायालय में सरकारी वकील और सरकारी न्यायाधीश के अधीन होगा। और जो आपका केस देखा जाएगा वह भी पुलिस के अधीन देखा जाएगा। और आपके बच्चे जो पढ़ाए जाएंगे वह भी सरकारी व्यवस्था के अधीन पढ़ाए जाएंगे। अब यदि आपको छोटा सा नियम समझ आ जाइए कि सरकारी अधिकारी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और निजी प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ रहे हैं। जबकि सरकारी अधिकारी के बच्चे कहाँ पढ़ने चाहिए थे, वह सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए थे, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ने चाहिए थे और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ने चाहिए थे। पढ़ने यहाँ चाहिए थे, पढ़ यहाँ रहे हैं। जो यहाँ पढ़ रहे हैं वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद वह फिर से अपने बच्चों को निजी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल से पढ़े बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले फिर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, निजी विद्यार्थी सरकारी अधिकारी बन रहा है और सरकारी अधिकारी फिर निजी विद्यार्थी बन रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि आपने इन दो व्यवस्थाओं को, जो सरकारी राज्य व्यवस्था है
और निजी व्यवस्थाएं हैं, इनको आपस में ही एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। जब आप सरकारी राज्य व्यवस्था को निजी व्यवस्था के हाथ की कठपुतली समझ लेते हैं, तो आप भारत देश को क्या, किसी भी देश को नष्ट कर सकते हैं। इस दो व्यवस्थाओं को आपने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। यदि आपको लगता है फिर भी ऐसा कि जो सरकारी विद्यार्थी है, सरकारी विश्वविद्यालय है और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र है, तो या तो आपको इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आप ये मानते हैं ये घटिया है। जब आप इसे घटिया स्वीकार कर चुके हैं तो ये बंद कर देने चाहिए। सरकारी शिक्षा विभाग बंद कर देना चाहिए, सरकारी रक्षा विभाग बंद कर देना चाहिए, सरकारी न्याय विभाग बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्वास्थ्य विभाग बंद कर देना चाहिए। यानी कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी बंद कर देने चाहिए। सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी पुलिस वालों में बंद कर देने चाहिए। सरकारी न्याय विभाग तो ये भी बंद कर देने चाहिए, और सरकारी हॉस्पिटल ये भी बंद कर देने चाहिए। या तो आप पूरी तरीके से भारत की जो सरकार है वह निजी विद्यार्थियों को आगे लेके आए और निजी व्यवस्थाओं की स्थापना करे। जो शिक्षा विभाग हो वह निजी रूप से चले, यानी कि प्राइवेट हो जाए। ऐसे ही रक्षा पुलिस वाले जो है ये भी प्राइवेट हो जाए। न्याय विभाग जो वकील वगैरह वगैरह है ये भी प्राइवेट हो जाए, और उसी प्रकार जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है वह भी प्राइवेट हो जाए। लेकिन जब आप इन तीनों चारों चीजों को करते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत में जो 4 कैटेगरी है, जिसे हम SC, ST, OBC और जनरल कहते हैं, यह चारों की चारों कैटेगरी भारत की नागरिक है। आपको ये विभाग समझना पड़ेगा कि इन चारों का ही पूर्ण अधिकार है सरकारी राज्य व्यवस्था पे। यदि आपने किसी भी एक के साथ अन्याय किया है तो वह उसका विरोध करेगा और भारत में बगावत होगा, विद्रोह होगा। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में ये जो प्राइवेट सीट है, यानी कि शिक्षा विभाग के अंदर, रक्षा विभाग के अंदर, न्याय विभाग के अंदर और स्वास्थ्य विभाग के अंदर, यानी कि जो 100 पुलिस वाले हैं, 100 पुलिस वाले, 100 शिक्षक, 100 न्यायाधीश और 100 डॉक्टर, इनमें से जो आरक्षित सीट है वह है 49.5, और जो उससे अलग है वह है 50.5। यानी कि भारत में 49.5, 49.5, 49.5 यह 3 कैटेगरी के लोग होंगे, और एक कैटेगरी के लोग होंगे 50.5। इसका अर्थ यह है कि तीनों के तीनों जो है ST, SC, OBC और जनरल, ये ST, SC, OBC मिला के होंगे 49.5। ये 3 कैटेगरी मिला के 49.5 है, और ये एक जनरल कैटेगरी मिला के खाली ये 50.5 है। यानी कि यहाँ पर एक बच्चे को 3 के साथ जोड़ा गया है, और ये कहा गया है जो भारत की सरकारी राज्य व्यवस्थाएं है वह चारों कैटेगरी मिलाकर ही चल सकती है। यदि आप इस 49% आरक्षण को 50% सामान्य वर्ग के साथ जोड़ते हैं तो ये ST, SC, OBC और जनरल यह तभी देश की व्यवस्थाओं को चला सकते हैं जब आप चारों पहियों को एक साथ लेकर चले। यदि आपने चारों पहियों को जनरल कैटेगरी का कर दिया तो वह भारत की न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। यदि आपने इन 4 विभागों को SC समाज को दे दिया तो ये पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। यदि SC समाज को दे दिया तो ये भी नष्ट कर देगा, और यदि OBC समाज को दे दिया तो ये भी नष्ट कर देगा। यानी कि यदि आपने इस 100 अधिकारी को, 100 शिक्षक को, 100 पुलिस को, 100 न्यायाधीश को और 100 डॉक्टर को किसी भी एक कैटेगरी का बना दिया तो वह भारत से सारी व्यवस्थाओं को अन्यायपूर्ण तरीके से धीरे धीरे नष्ट कर देगा। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं किसी भी देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए उसके चारों पहियों की आवश्यकता होती है। जब आप उसे चारों पहियों के साथ चलाते हैं तभी वह देश को आगे बढ़ा सकता है। यदि आपने 4 में से एक भी पहिया काट दिया
तो समझ लीजिए आपने गाड़ी को डगमगा दिया। हमारे साथ में जो भारत में हजार वर्ष की गुलामी हुई, उसका कारण यही है कि हमने 3 पहियों को सुरक्षित रखा और 1 पहिया हमने नष्ट कर दिया। जो पहिया आपने नष्ट किया वह धीरे-धीरे उस गाड़ी से बाहर निकल गया और आपका देश पूरा का पूरा गुलाम हो गया। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। ये जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, इनको 49% सीटें आरक्षित है और जो जनरल वाले अकेले कैटेगरी के एक कैटेगरी के हैं उनको 50% सीट आरक्षित है। यानी कि किसी भी देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमेशा उनके चारों लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यदि आपने केवल और केवल इन 100 सीटों पर जनरल वालों को बैठा दिया, जो 100 के 100 शिक्षक होंगे, 100 के 100 पुलिस जनरल वाले होंगे, 100 के 100 न्यायाधीश होंगे और 100 के 100 डॉक्टर होंगे, तो किसी भी समाज में जब शक्ति आती है, ताकत आती है, सामर्थ्य आता है, तो वह संसार में अन्याय को स्थापित कर देता है, असत्य को स्थापित कर देता है, अत्याचार को स्थापित कर देता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात को बड़ी महत्वपूर्ण विषय को लेकर उन्होंने भारत में इन 49.5 को और 50.5 को अलग अलग विभाग में बांटा है। वह कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ये चारों मिलकर ही भारत की सरकारी राज्य व्यवस्था को चला सकते हैं और केवल यदि आपने किसी भी एक कैटेगरी के हाथ में दे दिया तो वह भारत की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि वह केवल जनरल हो सकता है यदि आपने वह एससी को दे दिया तो ये भी नष्ट कर देगा, यदि आपने एसटी को दे दिया तो ये भी नष्ट कर देगा, यदि आपने ओबीसी को दे दिया तो ये भी नष्ट कर देगा और यदि आपने जनरल को दे दिया ये भी नष्ट कर देगा। क्योंकि यदि आपने असीम शक्ति किसी भी एक कैटेगरी को दे दी तो वह भारत की राज्य व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से कुचल देगा। जब वह भारत की राज्य व्यवस्थाओं को कुचलेगा तो भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा, क्रांति होगी, जो पूरे भारत को पानी की तरह बहा ले जाएगा। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समस्या यहीं आ जाती है कि नेता नेता कौन बनना चाहिए? सरकारी अधिकारी। नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ने चाहिए? सरकारी विद्यालयों में। यानी कि इस बात को आप पूरी तरीके से समझ लीजिए। भारत में जो सरकारी राज्य व्यवस्थाएं चल रही है, सरकारी राज्य व्यवस्था का मतलब है जो शिक्षा विभाग है सरकारी, पुलिस विभाग है सरकारी, न्याय विभाग है सरकारी और स्वास्थ्य विभाग है सरकारी। इनके अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी है उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ने चाहिए और सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए। और यहीं से निकलकर सरकारी जो विद्यार्थी होते हैं वह सरकारी व्यवस्थाओं को चलाने वाले होने चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि वह जो नेता बन रहे हैं, नेता बनने के लिए भी सर्वप्रथम उनके पास सरकारी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, सरकारी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त वह नेता होने चाहिए। जब आप इस व्यवस्थाओं को न्याय के साथ जोड़ देते हैं तभी आप किसी भी व्यवस्था को लंबा चला सकते हैं। अन्यथा भारत में जो कुव्यवस्थाएं चल रही है वह बड़ी जल्दी ही गुलामी का बीज भारत में बो देगी। यदि आपने किसी भी एक कैटेगरी के हाथ में 100% सीटें दे दी तो वह भारत को उतनी ही तेजी से गुलामी की ओर मोड़ देगा जितनी तेजी से हमने पहले गुलामी को स्वीकार किया था। क्योंकि पहले भी जो गुलामी का कारण था वह भी यही था कि आपने एक ही वर्ग के लोगों को शिक्षा, व्यापार और शक्ति का अधिकार दे दिया था, जिससे भारत गुलाम हो गया। आपने चौथा पहिया काट दिया जिसके कारण देश गुलाम हो गया। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। यदि आप इस विषय को समझ गए हैं तो आशा करता हूँ कि अगला विषय आएगा तो वह भारतीय आरक्षण के ऊपर आएगा कि भारत में जो आरक्षण दिया गया है उसका कारण क्या है। क्योंकि कई लोग खड़े होकर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध करना है तो इसका अर्थ ये है कि आप भारत में अन्याय को स्थापित करना चाहते हैं। कैसे? अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते।